हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन को लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग पिछले सेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। उसी तरह से उसी सीक्वेंस में आज हम लोग दूसरा सेशन लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आज हम लोग कुछ उसके आगे इम्पॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आईटीआई एग्ज़ाम में जो भी पूछे जाते हैं वो उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज के सेशन में हम लोग दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला पार्ट आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही एंजॉय किए होंगे। तो उसी सीक्वेंस में आज और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फुल एनर्जी के साथ आप लोग होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो आज और भी ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं इस सेशन में। तो आप लोग लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग लगे रहिए और बस हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों की सफलता तय है। और मैं इतना उम्मीद दिलाता हूँ आप सभी को कि आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। हमारे पढ़ाया हुआ ही, हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस कराया गया क्वेश्चन है, यहीं से मिलेंगे। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो अभी आपके 1-2 महीने बाद अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप लोग विश्वास रखिएगा, आप लोग देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं। और आप लोग नोट अपना तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। और मैं कहता हूं कि बार बार रिवाइज कीजिए। बार बार रिवाइज करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके दिमाग में सब कुछ सेट रहेगा। बराबर देखते रहिए, बराबर देखते रहिए, तो इससे सेट रहेगा। क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ लिया, काफ़ी अच्छे समझ में आ गया, कुछ दिन आप छोड़ देंगे तो आपके उसके बाद क्या होता है कि वो चीज़ आपसे माइंड से निकल जाता है। तो उस चीज़ को कंटिन्यू बनाने के लिए आप लोग रेगुलर जो है पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन को बार बार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक जैसे कोई किसी एक फार्मूले पे हम क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, तो उससे उस फार्मूला से रिलेटेड आप लोग अपने से भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग डाटा चेंज करके, कि अगर इस वैल्यू की जगह पर ये वैल्यू दे दे तो कैसे हम करेंगे, इस वैल्यू की जगह पर ये वैल्यू दे देंगे तो कैसे करेंगे। तो इस तरह से आप लोग भी मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे हमारे साथ, तो आपका सफलता तय है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने चलते हैं और एंजॉय के साथ हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम लोग अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन और आ गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग पढ़िए, पहले देखिए क्या दिया हुआ है। जब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक चालक का मतलब कंडक्टर में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। मीन्स जब 1 एम्पीयर, किसी कंडक्टर में 1 एम्पीयर की धारा, एम्पीयर क्या होता है? करंट का यूनिट होता है, ठीक है। एम्पीयर जो होता है धारा का मात्रक होता है। तो किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1.609 इंटू 10⁻19। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? ये हमारा है 6.25, ये एरो है, ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18। सी ऑप्शन क्या है? 1.9 इंटू 10⁻20। डी ऑप्शन है 8.84 इंटू 10⁻12। तो आपको क्वेश्चन ये दिख रहा है और क्वेश्चन का लेवल भी समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी किए जा चुके हैं। तो आइए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। पहले ऑप्शन आप लोग गेस कीजिए कि ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन आप लोग गेस कर लिए होंगे। चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन में देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। पहले क्या क्या गिवन है, गिवन को देखिए। 1 एम्पीयर, आई का वैल्यू दिया हुआ है, धारा का मात्रा, धारा कितना दिया हुआ है? 1 एम्पीयर, ठीक। उसके बाद और क्या दिया हुआ है? प्रवाहित होती है तो प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, प्रति सेकेंड यानी टाइम भी दिया हुआ है। टी हमारा कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग एक रिलेशन देखते हैं, जो हमारा रिलेशन होता है I बराबर Q/T, यानी धारा बराबर Q/T। इसका धारा का आप लोग को परिभाषा भी मालूम होगा कि आवेश प्रवाह की समय दर को धारा कहते हैं। और ये आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम्ब होता है। और टाइम का मात्रक क्या होता है?
सेकेंड होता है। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, इनको आगे हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे आइए देखते हैं। टी का मान दिया हुआ, आई का मान दिया हुआ है। ठीक, तो आई के जगह पर हम लोग इसको अगर हम लोग मान लीजिए आई की जगह पर 1 एम्पियर रखते हैं, ठीक, बराबर Q अपॉन टी कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो इसके जगह पर 1 रखते हैं। ठीक है, तो आई का मान 1 दिया हुआ है ना, 1 एम्पियर, तो यहाँ से हमको जो है आई का मान 1 एम्पियर बराबर Q हो गया, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं Q का मान जो हमको मिलेगा वो 1 एम्पियर मिलेगा, 1 कूलाम। Q का मान जो होगा 1 कूलाम मिलेगा। कैसे हुआ, I का मान दिया हुआ 1 एम्पियर, T का मान दिया हुआ 1 सेकेंड। ठीक, सबकी वैल्यू हम लोग रख दिए, तो Q का मान जो निकला वो 1 कूलम्ब। Q का यूनिट जो होता है कूलम्ब में होता है, तो 1 कूलम्ब। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। I जो है Q के बराबर हुआ, Q का मान 1 कूलम्ब हो गया। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि जो आवेश होता है, आवेश, एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। ठीक है, अब हमको 1 कूलम्ब बराबर निकालना होगा। 1 कूलम्ब बराबर क्या होगा, ठीक, तो 1 कूलम्ब बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है यूनिट, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इधर आ जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये -19 को हम लोग ऊपर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6 ये होगा। अब हम लोग इसको फर्दर क्या कर देंगे कि इसको डिवाइड करेंगे। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 कूलम्ब बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 ये। ठीक, तो इसमें आप लोग देख लीजिए कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है, ये इतना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, 1 कूलम्ब बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आप लोग नोट अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ, किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होगा। तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पूछा है, इसमें दिया क्या क्या है 1 एम्पियर करंट का मान दिया हुआ है और टाइम हमारे पास दिया हुआ है। जो दिया था हमने नोट कर लिया, ठीक है, जो दिया हुआ है हमने नोट कर लिया। उसके बाद हम करंट का फार्मूला जानते हैं कि आवेश प्रवाह की समय दर को धारा कहते हैं, तो I बराबर Q अपॉन T, एक रिलेशन हमारा यहाँ पर मिल गया। ठीक, अब Q का मात्रक हमारा क्या होता है कूलम्ब होता है, T का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है, ये भी हमको पता चल गया। ये मात्रक भी आप लोगों को याद करने की बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मात्रक भी कई बार पूछ लेता है एग्ज़ाम में। तो अब जो वैल्यू हमको मालूम था हम फार्मूला में पुट कर दिए। करंट की वैल्यू मालूम था तो करंट का मान यहाँ रख दिए। ठीक, टी का मालूम था तो टी का मान हम लोग यहाँ टी के जगह पर रख दिए। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि जो Q बराबर क्या मिल गया 1 कूलम्ब। ठीक, इसके जगह पर हम लोग 1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हमारा क्या मिल गया Q बराबर 1 कूलम्ब मिल गया। अब हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितने कूलम्ब होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, हमको इलेक्ट्रॉन ही तो फाइंड करना है, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। 1 इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया। ठीक, उसके बाद 1 कूलम्ब हम निकाल लेंगे। 1 कूलम्ब जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग इधर भेज देंगे। ठीक है,
तो इधर भेज देंगे तो ये अपान में आ जाएगा, अपान में आएगा। फिर इस 10⁻⁻19 को हम लोग यहाँ से ऊपर भेज दिए तो क्या मिल गया, 1 × 10⁻19, माइनस था तो प्लस हो गया, और उसके बाद ये हमारा ये हो गया। इसको हम लोग फाइनली जब डिवाइड किए तो 1 कूलाम बराबर हमारा कितना आ गया, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो वही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पूछा था कितना होगा, तो ये हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोग आराम से सीखते चलिए, अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, जब 1 2 बार 3 बार 4 बार आप जब इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम्ब का नियम किससे मिलता जुलता है। ये आपका यूपीपीसीएल TG2 में आ चुका है, यूपीपीसीएल TG2 किसमें 2015 में आया हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम्ब का नियम किससे मिलता जुलता है। ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, न्यूटन्स के गति के नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन सी हमारा गॉस प्रमेय, या फिर ऑप्शन डी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो आप लोग ऑप्शन गेस कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। हम लोग देखते हैं कि कूलाम्ब का नियम क्या होता है। कूलाम्ब का नियम, ठीक है, कूलाम्ब का नियम जो होता है हमारा, का नियम हमारा जो होता है वो F बराबर Q1 Q2 अपान R²। अब हमको पूछा क्या है कि किससे मिलता जुलता है, इन सब में, इन चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन से मिलता जुलता है, ये चीज़ पूछा गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कूलाम्ब का नियम जो है किससे मिलता जुलता है, न्यूटन के गति के नियम से मिलता जुलता है, या फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम से मिलता जुलता है, या फिर हमारा गॉस के नियम से मिलता जुलता है, या फिर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत से मिलता जुलता है, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन, अब हम लोग समझते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण, अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो बॉडी है, ठीक है, इसका मास हम लोग मान लेते हैं m1, इसका मास m2। ठीक, इसके बीच का डिस्टेंस d है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है d है, मास m1 मास m2, द्रव्यमान m1 द्रव्यमान m2, और उसके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है क्या है, d है। तो जो रिलेशन होता है इसमें हमारा क्या होता है, F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है m1 m2 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए, ये जो कूलाम्ब का नियम है और गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, आपस में मिलता जुलता है। m1 m2 अपान d² q1 q2 अपान r²। तो पूछा था किससे मिलता जुलता है, तो हमारा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से मिलता जुलता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट करेंगे, यूपीपीसीएल TG2 में पूछा जा चुका है। आप लोग इसको नोट करके फार्मूला को प्रिपेयर कर लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे, तभी आपके माइंड में ये अच्छे से सेट हो पाएगा। और जो इसका फोर्स होता है ना, ये बहुत ही कम होता है। फोर्स हमारा क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है कि विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम्ब का नियम किससे मिलता जुलता है। कूलाम्ब का नियम जो होता है वो किससे मिलता जुलता है, तो मिलता जुलता है, सबसे पहले हमको कूलाम्ब का नियम पता होना चाहिए, तो हमने कूलाम्ब का नियम यहाँ नोट कर लिया। ठीक, उसके बाद अब इनमें से किससे मिलता जुलता है ये हमको पता लगाना पड़ेगा। तो हमारे माइंड में आया कि जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपन d², ये लगभग इससे मिलता जुलता फार्मूला लग रहा है।
तो हमारा किससे मिलता जुलता होगा? डी, ऑप्शन डी, यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से मिलता जुलता होगा। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बार बार इसको रिवाइज करेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या कह रहा है कि आइडियल करंट सोर्स यानी आदर्श करंट स्रोत में क्या शून्य होता है, इसमें किसका मान शून्य होता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? आंतरिक चालकता यानी इंटरनल कंडक्टेंस, ठीक, आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, नो लोड पर वोल्टेज, ऑप्शन सी नो लोड पर वोल्टेज, ऑप्शन डी क्या कह रहा है? रिपल, रिपल मीन्स ओमिकाएं नहीं होती हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या करेक्ट लग रहा है? तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि आदर्श करंट सोर्स में क्या शून्य होता है, किसका मान शून्य होता है, ठीक, आंतरिक चालकता का या फिर आंतरिक प्रतिरोध का या नो लोड पर वोल्टेज या फिर ओमिकाएं नहीं होती। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? 0 होता है। और वहीं पे आइडियल करंट सोर्स की बात करेगा तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक। तो वही चीज़ हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि जो हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करेगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करेगा तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रतिरोध। जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको आर इन, आई एन, इंटरनल से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक, आइडियल वोल्टेज सोर्स की केस में। अब यहीं पे आइडियल करंट सोर्स की बात कर देता ठीक, आइडियल करंट सोर्स की बात करता तो जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध होता है वो हमारा क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक। तो अब इसमें से तो ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, ना ही हम लोग यहाँ से देखते हैं एक फार्मूला है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है G बराबर 1/R, इसकी यूनिट जो होती है महो होती है या फिर ओम इनवर्स, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक। कंडक्टेंस जो होता है G बराबर 1/R, ठीक है। इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ सकता है। रेजिस्टेंस दे देगा आपको, किसी भी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस का मान दे देगा और आपसे कंडक्टेंस पूछ लेगा, या फिर कंडक्टेंस का डायरेक्ट यूनिट पूछ लेगा कि मात्रक क्या होता है। तो महो होता है या ओम इनवर्स होता है, एक और होता है क्या? साइमन, ठीक। इतना चीज़ समझ में आ गया। तो अब हम किसकी बात कर रहा है? आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे G बराबर 1/इनफाइनाइट। अब किसी चीज़ में इनफाइनाइट से, अनंत से भाग देंगे तो वो हमारा क्या आएगा? 0, 0 आएगा। तो कंडक्टेंस हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन को देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। आंतरिक चालकता, इंटरनल कंडक्टेंस मैच कर रहा है। इंटरनल कंडक्टेंस हमारा क्या होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार आप लोग नोट अच्छे से बनाइएगा, नोट्स अपना प्रिपेयर कीजिएगा और बार बार रिवाइज करते चलिएगा। जो भी चीज़ हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं ये सब आपके नोटबुक में होना चाहिए, और बार बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम लोग अगली टॉपिक पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है।
ओके स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर का ये सिंबल है, ठीक, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं। यानी कि पूछा है कि कितना इलेक्ट्रॉन हम देंगे कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा तैयार होगा, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या है, ए हमारा क्या है 1, बी हमारा क्या है 1.6 इंटू 10⁻21, तीसरा ऑप्शन है 10 के घाते 8, चौथा ऑप्शन हमारा है 6.25 इंटू 10⁻12। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे कि जो 1 एम्पियर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हुए हैं इसको, ठीक है। तो 1 एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और पूछा क्या है हमसे कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर बनाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं, ठीक। तो 1 एम्पियर बराबर हमको पता चल गया कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 एम्पियर बराबर जो होता है कितना माइक्रो एम्पियर होता है, माइक्रो का मतलब सीधे हो जाता है 10⁻6, माइक्रो का मतलब 10⁻6, 10 के घाते 6, यानी 1 एम्पियर बराबर होगा 10 के घाते 6 माइक्रो एम्पियर। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होगा, यहां से हमको मिल गया 1 एम्पियर बराबर 10 के घाते 6 माइक्रो एम्पियर, ठीक। अब 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होगा, तो ये 10 के घाते 6, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो आके डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 1/10 के घाते 6 एम्पियर बराबर 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर भी हमको मिल गया कि 1 माइक्रो कर देंगे कि 10 के घाते 6 माइक्रो एम्पियर बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 एम्पियर बराबर कितना मिला था हमारा, 1 एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिला था। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ये किसके बराबर है, 1 एम्पियर के बराबर है। तो 1 एम्पियर हमारा यहाँ पर किसके बराबर है, 10 के घाते 6 माइक्रो एम्पियर के बराबर है। तो 10 के घाते 6 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना हो गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा 1 एम्पियर के बराबर है। अब हम 1 माइक्रो एम्पियर निकालना, हमको यहाँ से पूछा है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाने में कितनी इलेक्ट्रॉन खर्च होगी। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि 10 के घाते 6 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना मिला हमको, यहाँ से हम लोग समझते हैं 10 के घाते 6 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना मिला 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिला। तो अब हम लोग 1 माइक्रो एम्पियर बराबर निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर, तो ये 10 के घाते 6 यहाँ पर आकर के डिवाइड कर जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आकर के डिवाइड करेगा 10⁻6 से, ठीक, यहाँ डिवाइड कर जाएगा। अब हम इस 10⁻6 को ऊपर भेज देंगे जब, तो क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक, ये जाएगा तो ऊपर जो ये पावर प्लस में है तो ऊपर पावर जा करके माइनस में हो जाएगा, इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब +18 -6 पावर है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, +18 - 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा 6.25 इंटू 10⁻12
इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। ठीक, 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं इसको। क्या कह रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं। ठीक है, तो कितने माइक्रो एम्पियर? तो 1 एम्पियर बराबर सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 एम्पियर बराबर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अब 1 एम्पियर बराबर इसको हम लोग अगर माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करें 1 एम्पियर को, क्योंकि हमको माइक्रो एम्पियर में पता करना है, तो 1 एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में लिखेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। ठीक, 1 एम्पियर बराबर 10⁻6 माइक्रो एम्पियर। अब ये 10⁻6 माइक्रो एम्पियर हमारा किसके बराबर है? 1 एम्पियर के बराबर है। तो 1 एम्पियर हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 1 एम्पियर 10⁻6 माइक्रो एम्पियर। तो जो 1 एम्पियर की वैल्यू होगी वो 10⁻6 की भी वैल्यू होगी। तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिल गया। क्योंकि ये आपस में इक्वल है तो वही 10⁻6 इलेक्ट्रॉन, 10⁻6 माइक्रो एम्पियर जो होगा वो इसी के बराबर होगा। अब उसके बाद 10⁻6 माइक्रो एम्पियर बराबर इतना इलेक्ट्रॉन हमको पता हो गया कि 10⁻6 माइक्रो एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमको 1 माइक्रो एम्पियर बराबर पता करना है। 10⁻6 माइक्रो एम्पियर तो हमसे पूछा नहीं है, पूछा क्या है? 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होगा। तो इस 10⁻6 को इधर पक्षांतर कर दिए तो यहाँ आकर के क्या कर गया? डिवाइड कर गया। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर मिल गया। अब यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। सिंपल यहाँ से सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो यहाँ से हम लोग इस 10⁻6 को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ -10⁻6 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पावर जो है, पावर आपस में ऐड हो जाता है। यहाँ माइनस प्लस है तो घट जाएगा, तो घटेगा तो 10⁻12 मिल जाएगा और 6.25 यानी 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाने कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाएंगे? तो 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये यूपीपीसीएल में पिछली बार कई बार आ चुका है और इस बार भी आने की संभावना है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में लेकर के आया हूँ। आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कीजिए। जो डेटाबेस क्वेश्चन है उनको आप लोग माइंड में सेट कीजिए। ठीक, वहाँ जा कर के हमको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम को बचाना है, कम समय में ज़्यादा कुछ करना है। तो ये सब वैल्यू हमको याद होना चाहिए। ठीक, तभी जा कर के हम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगली लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सभी लोगों को, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबको शेयर कीजिए, सबको बताइए कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। आप लोग ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और अपना अटेंडेंस जो है आप लोग लाइक बटन हिट करके हमको दीजिए। ठीक है, और जो भी आपका सजेशन है, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे तो वहाँ से हम सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की कलेक्ट करके आपके इन्फॉर्मेशन के अनुसार आगे हम कुछ भी चीज़ प्रोसीड करेंगे। तो ओके, आज के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली लेक्चर में।